नमस्कार। आज एक बार फिर आपके सामने हम लेकर के आए हैं ऑनलाइन शिक्षण, और इसके तहत आज हम जानने का प्रयास करेंगे अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक की स्थिति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बच्चों, हम जो पहले पूर्व में पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा है स्वरों के बारे में, और स्वरों के बारे में हमने आपको एक कहानी भी बताई थी। हमने एक कहानी बताई थी आपको कि गणेश भगवान ने जो मूल स्वर थे, उन मूल स्वरों से उन्होंने अन्य स्वर बनाई थी मदद से। आज थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग के बारे में। तो बच्चों, आपने ये तो जाना होगा कि जो अनुस्वार और विसर्ग हैं, ये न तो स्वर हैं और न व्यंजन हैं। स्वर और व्यंजन में से ये कोई भी नहीं है। इसलिए न स्वर और न व्यंजन, तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? अयोग वाह। अयोगवाह। अयोगवाह का मतलब क्या होता है? अयोगवाह का मतलब होता है अ माने नहीं, योग माने योग, वाह मीन्स बाहर से। तो अयोगवाह इस तरह से आप समझ सकते हो कि जैसे सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की एक ऐसी कड़ी है जिसे हम आर्कियोप्टेरस के नाम से जानते हैं, उसी तरीके से ये अयोगवाह भी न स्वरों में सम्मिलित होते हैं और न ही व्यंजनों में सम्मिलित होते हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि ये अंग और आह, अंग और अह। अंग का ये क्या है? अनुस्वार। अनुस्वार। और अह जो है, यह है विसर्ग। अंग जो है अनुस्वार है और अह जो है विसर्ग है। अंग या अनुस्वार और विसर्ग, इन दोनों में क्या अंतर है? आप बोल करके देखिए। वो उठा देना डस्टर। अनुस्वार और विसर्ग के बारे में हम बात करेंगे।
अनुस्वार पर बिंदु लगता है। जैसे आप इधर देखिए, कुछ हमने शब्द लिए हैं, हंस, कंस, डंक, पंख और रंक। ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। हंस, कंस, डंक, पंख, रंक, ये सब क्या है? अनुस्वार है। अनुस्वार का मतलब होता है कि नाक के स्वर से बोलने वाले। डंक, एक बार बोल करके देखो, हंस, कंस, डंक, पंख, रंक, ये जो सब हैं अनुस्वार हैं। अगर हम खाली अनुस्वार की ही अभी बात करें, अच्छा पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, विसर्ग के बारे में भी समझ लेते हैं। जो आपने बात की थी अभी आह की, ये जो क्या है? विसर्ग है। क्या है? विसर्ग है। विसर्ग है। यह विसर्ग कहां कहां प्रयुक्त होता है वो देखते हैं। देखिए, दुख, तो ये दिखाई दे रहा है आपको, दुख, प्रायः, अतः, और ये पुनः, तो ये विसर्ग कहलाते हैं। जहां एक और होता है, जहां पर ये मान के चलिए कि अनुस्वार का 1/2वां हिस्सा, वो कहलाता है अनुस्वार का 1/2वां हिस्सा। अनुस्वार का 1/2वां हिस्सा कहलाता है अनुनासिक। अनुनासिक। और इसका जो प्रतीक, जैसे ये बताया ही था, वो अनुस्वार का तो ये था अंग, और अनुनासिक का जो है ये है। ठीक है, इसका 1/2वां हिस्सा ये होता है, ये मान के चलिए। अगर हम न की बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं, न का 1/2वां हिस्सा तो अनुस्वार होता है, और 1/4वां हिस्सा जो है अनुनासिक होता है। हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको देख भी सकते हैं। जैसे ये क्या लिखा? हंस, हंस। और ये क्या लिखा? हंस, हंस। तो आप दोनों में अंतर करके खुद ही देखो। पहले में हंस, दूसरे में हंस, राम हंस। तो दोनों का बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर साफ नजर आ रहा है। विसर्ग की हमने बात बताई दी कि विसर्ग में दुख यहां आया,
प्रायः, अतः, पुनः ऐसे और भी एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं। अब हम देखना चाहेंगे कि जो अनुस्वार है, अनुस्वार का जो प्रयोग होता है वो प्रयोग कैसे होता है, और कुछ चीजें आपने देखी होंगी कि उसमें दोनों में भ्रांति उत्पन्न होती है। जैसे हम लिखते हैं दिनांक, दिनांक, आपने ऐसे लिखा देखा होगा दिनांक। दिनांक ये लिखी जाती है, लेकिन अगर हम संस्कृत में दिनांक को देखें या हिंदी में उसको दूसरे रूप में देखें तो आप देखेंगे कि पाणिनि का एक सूत्र है जिसे हम और विस्तृत जब हम वर्ण पढ़ाएंगे, जिसमें व्यंजन, तो व्यंजन में जहाँ पर कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, तो ये 5 वर्ग होते हैं। और इन 5 वर्गों में पाणिनि का एक सूत्र है कि न कि परे जो वर्ण हो उस वर्ण के वर्ग का पंचम अक्षर न होता है। जैसे मैं आपको, चूंकि इसकी बात चल रही है तो ये बता देता हूं। क है, क, ख, ग, घ, ङ, और च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो 5वां अक्षर, कवर्ग का 5वां अक्षर कौन सा हुआ? 1 2 3 4 5, ये अक्षर। चवर्ग का 5वां अक्षर 1 2 3 4 5। टवर्ग का 5वां अक्षर 1 2 3 4 5। तवर्ग का 5वां अक्षर 1 2 3 4 5। और पवर्ग का 5वां अक्षर 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हमारे पंचम अक्षर हुए। तो सूत्र क्या है कि न के परे जो वर्ण हो उस वर्ण के वर्ग का पंचम अक्षर न होता है। तो क्या करेंगे? दिनांक तो हमारा कहां पे आ रहा है? न का यहां पे आ रहा है, और न के परे कौन सा वर्ण है? क, और क कौन से वर्ग का है? कवर्ग का। तो कवर्ग का पंचम अक्षर कौन सा है? ये। तो कैसे करेंगे हम? कैसे लिखेंगे इसको? दे नांग और का। तो हमारा कौन सा सही हुआ? ये सही हुआ। अच्छा, एक बात बच्चों ध्यान रखने की है, कहीं कहीं आपको लिखे मिल जाएगा इस तरह से, इस तरह से ये वर्ण के नीचे वर्ण लिखा हुआ है, जो कि गलत है। अब ये सही नहीं है और ये सही है। समझ गए होंगे? अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे
चंचल। अब चंचल हम लिखते हैं तो यहां पर हमारा ये क्या आ जाएगा, अनुस्वार आ जाएगा। ये चंचल हो गया। अब चंचल को अगर हम सही लिखेंगे, शुद्ध रूप में लिखेंगे, तो चंचल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि च के न के परे क्या आ रहा है, च, और च स्वयं में वर्ग है, और यहां आएगा तो चंचल। ठीक, तो इस तरह से ये चंचल जो है सही होगा। दूसरा हम लिख सकते हैं, आपने सुना होगा घंटा। एक शब्द आता है घंटा। आपके विद्यालय में भी तो घंटा होता है, तो जो बजाते हैं तो वही घंटा। तो घंटा ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन उसका सही शुद्ध रूप अगर हम देखना चाहें तो घंटे को हम जो है घ के न के परे ट आ रहा है, ट स्व में वर्ग है, तो पंचम अक्षर पढ़ा हुआ, तो घंटा ये हो जाएगा घंटा। ठीक है। एक और भी आता है, आपने देखा होगा, पंचांग शब्द है, पंचांग। तो पंचांग को आप ऐसे लिख सकते हैं, पंचांग, लेकिन इसका शुद्ध रूप अगर देखेंगे तो प, और न के परे क्या आया, च। च कौन सा वर्ग का, च वर्ग का, तो यहां पर आ गया ये पंचांग। अब यहां पर चांग, तो चंग न के परे ग आ रहा है, ग किस वर्ग का है, क वर्ग का, और क वर्ग का पंचम अक्षर न हुआ, पंचांग। तो ये क्या हो गया, इसका शुद्ध रूप ये हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से हम पंचम रूप को लेकर के हम उसको शुद्ध रूप में लिख सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे कि किसी का अगर कोई संज्ञा है या सर्वनाम है तो वहां पर इसका प्रयोग नहीं करेंगे। संज्ञा में विशेषकर इसका प्रयोग नहीं करेंगे। मान लीजिए कि किसी का नाम संजू है, तो संजू को हम जो है ऐसे लिख सकते हैं, संजू। ज्यादातर कोई मान लीजिए ऐसे लिखता है संजू। हम यूं कहें कि भाई तेरा ये गलत है, सही नहीं है, यहाँ जो है पंचम अक्षर आएगा और ये ऐसे लिखा जाना चाहिए था, संजू। तो ये जो है सही नहीं है। उसकी जो मर्जी, चाहे वो ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, ये उसकी मर्जी रही। हम इस बात पर ज़्यादा वो नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें संज्ञा में ये जो है प्रयोग में नहीं आता है। इसके बाद में हम हमारा अनुसार होगा, विसर्ग हो गया, और अनुनासिक का प्रयोग के बारे में बात हमने कर ली। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि जो एससीईआरटी की बुकें हैं उसमें चंद्र बिंदु का कहीं है ही नहीं। वहाँ सीधा सीधा प्रयोग किसका करते हैं, अनुसार का प्रयोग करते हैं, अनुनासिक का नहीं करते हैं। लेकिन हम हिंदी भाषा के तहत चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं और करना भी चाहिए। अब बात करते हैं ग्रहित स्वर की। तो देखिए, ग्रहित स्वर
ग्रहित स्वर। ग्रहित स्वर की यदि हम बात करें तो ग्रहित स्वर का मतलब है जो ग्रहण किए हैं अन्य भाषाओं से। कौन सी भाषाओं से? जो विदेशी भाषा है, अंग्रेजी है, फारसी है, अन्य भाषाएं, तो उनसे जो ग्रहण किए गए हैं उनको ग्रहित स्वर कहते हैं, और उसको इस चिन्ह के माध्यम से हम जो है प्रयोग में लाते हैं। कैसे? उसका भी एक आध एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे आपने सुना होगा बिलाक। तो बिलाक को ब्लॉक बोलते हैं इंग्लिश में, और यहां पे हिंदी में ये इस तरीके से यहां पर आ जाएगा। कॉलेज, तो हिंदी में जब आप लिखोगे तो वो आएगा कॉलेज। तो इस तरीके से हम जो है ये आप समझ गए। उर्दू के अंदर हम बात करें तो उर्दू में भी ग्रहित स्वर का प्रयोग होता है। उसमें क, ख, ग, ज और फ ये नुक्ता आते हैं। तो इसी के साथ आज की बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।